साथ हूँ नगमा शेख। पूर्वांचल की अहम खबरों के साथ पूर्वांचल न्यूज में तो शुरुआत करते हैं गोरखपुर से। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में गुरुवार से शुरू हो रही अंतिम वर्ष की वार्षिक परीक्षाओं को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन ने खास सीटिंग प्लान तैयार किया है, जिससे परीक्षा के दौरान विद्यार्थी एक दूसरे के संपर्क में न आ पाए। विश्वविद्यालय के दीक्षा भवन को परीक्षा केंद्र बनाया गया है, जिसमें कोविड-19 को देखते हुए सिर्फ एक ही पाली में सुबह 9 बजे से 12 बजे तक परीक्षा कराई जाएगी। परीक्षार्थियों को परीक्षा शुरू होने के 1 घंटे पहले केंद्र पर पहुंचना होगा। वहीं गोरखपुर विश्वविद्यालय और समृद्ध महाविद्यालयों में अंतिम वर्ष की वार्षिक परीक्षा 262 केंद्रों पर होगी, जिसमें विश्वविद्यालय समेत लगभग 90,000 छात्र छात्राएं शामिल होंगे। आज विश्वविद्यालय परीक्षाएं शुरू हुई है। ये वो अवशेष परीक्षाएं हैं जो कि पिछले जो सत्र में हो रही थी और वह परीक्षा रुक गई थी, तो कोविड-19 के कारण उन्हीं परीक्षाओं को संपादित कराया जा रहा है। लगभग 262 केंद्रों पर यह परीक्षा संपादित हो रही है और 90,000 छात्र छात्राएं इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। 3 सितंबर से शुरू होने वाली परीक्षा को लेकर विश्वविद्यालय ने महाविद्यालयों को गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसके तहत प्रत्येक केंद्र को सैनिटाइजेशन और हाथ साफ करने की व्यवस्था करना होगा। यदि कोई परीक्षार्थी बीमार है तो उसकी परीक्षा अलग कक्ष में कराई जाएगी। परीक्षा के दौरान सभी परीक्षार्थियों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। गोरखपुर से जगदम्बा त्रिपाठी की रिपोर्ट। गोरखपुर में धार्मिक किताबों को छापने वाली गीता प्रेस पर लॉकडाउन और बंदी का असर पड़ा। लंबे समय तक प्रेस के बंद रहने के चलते केवल कल्याण पत्रिका के अंक ही प्रकाशित हो पाए हैं और बाकी पुस्तकों का स्टॉक लगभग खत्म हो गया है। लॉकडाउन में पुस्तक विक्रेताओं की मांग के अनुसार छपाई नहीं हो पा रही है। हालांकि गीता प्रेस के लिए ट्विटर पर चले अभियान के बाद ऑनलाइन मांग काफी तेजी से बढ़ी है, लेकिन 500 की संख्या में आम पाठकों के ऑनलाइन ऑर्डर लंबित पड़े हैं। गीता प्रेस उन्हें पुस्तक नहीं भेज पा रहा है। रामायण, गीता आदि महत्वपूर्ण पुस्तकों का स्टॉक 80% तक कम हो गया है। वहीं गीता व सुंदरकांड मूल की एक भी प्रति नहीं बची है। सर्वाधिक बिकने वाली पुस्तकें हमारी रामचरितमानस है, गीता है, शुद्ध पुराण है, भागवत है, ये सब हमारी अधिक बिक्री की पुस्तकें हैं। तो जब इतने दिनों तक मशीन हम चला नहीं सके तो इन पुस्तकों को जो हम एक मिनिमम हमारा रिक्वायरमेंट होता था कि अमुक तरह की पुस्तक है, ये हम कम से कम हमारे स्टॉक में 20,000 रहेगी, तभी हमको दूसरा छाप के तैयार करना पड़ेगा। अमुक तरह की पुस्तक है वो हमको 30,000 स्टॉक में रखना है। तो इस तरह से हमारा एक निर्धारित है कि इसके नीचे हमारा स्टॉक न आए नहीं पाए। लेकिन इस समय बहुत सी प्रमुख बिक्री की पुस्तकों का स्टॉक जितना मिनिमम हम मेंटेन करते थे उससे काफी नीचे आए। गीता प्रेस में ऑनलाइन ऑर्डर के अलावा दुकानदारों व प्रेस के निजी बिक्री केंद्रों से लगभग 2 लाख पुस्तकों की मांग आई है। गीता प्रेस सभी को पुस्तकें नहीं भेज पा रहा है। गोरखपुर से जगदम्बा त्रिपाठी की रिपोर्ट। भारत के सशक्तिकरण की यात्रा से जुड़े 60 सवालों का जवाब देकर जिले के युवा लैपटॉप, मोबाइल, टैब और सैकड़ों सांत्वना पुरस्कार जीत सकते हैं। इसके लिए द्वितीय राजीव गांधी सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में ऑनलाइन परीक्षा देनी होगी। कांग्रेस के द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में पुरस्कार पाने के लिए 16 से 22 वर्ष के युवाओं को 13 और 14 सितंबर को द्वितीय राजीव गांधी सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में ऑनलाइन परीक्षा देनी होगी। इसमें भारत की सशक्तिकरण की यात्रा के विषय पर 60 बहुविकल्पिक सवाल पूछे जाएंगे, जिनका जवाब उन्हें 30 मिनट के अंदर देना होगा। इसका विषय है भारत के सशक्तिकरण की यात्रा। यह द्वितीय जिला स्तरीय प्रतियोगिता है। इसके पहले 75वीं जयंती पे उनका आयोजित कराई गई थी। इसमें लगभग 5 लाख परीक्षार्थी छात्र छात्राएं सम्मिलित हुए थे। अभी आज भी 2 लाख ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। इस प्रतियोगिता के जरिए भारत की स्वतंत्रता संग्राम, भारत का आर्थिक विकास, भारत के कल कारखानों का विकास, भारत के विकास से जुड़ी मुख्य क्रांतियां, खाद्य सुरक्षा कानून, मनरेगा व ऐसी अन्य तमाम प्रगतिशील योजनाओं, राजीव गांधी द्वारा किए गए विकास कार्यों, भारत में विज्ञान और तकनीकी का विकास, भारत में कला व साहित्य का विकास आदि मुद्दों पर छात्र छात्राओं के ज्ञान की परख कर उनसे इन विषयों पर संवाद स्थापित किया जाएगा। का उद्देश्य है कि इस देश के युवा सशक्त बने और इस देश के
जो है इतिहास को जाने, इस देश के लिए कुछ कर गुजरने की बात उनके अंदर आवे। इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से बच्चों के सामान्य ज्ञान की जानकारी प्राप्त करने से ज्यादा कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू की गई योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने की है, जिससे इसका राजनीतिक फायदा उठाया जा सके। रेल मंत्रालय ने जोनल रेलवे स्तर पर आरक्षण कोटा में फर्जीवाड़ा पकड़ा है। मामला प्रकाश में आने के बाद मंत्रालय की पहल पर रेलवे को फर्जी आवेदनों से बचने के लिए आग्रह किया गया है। साथ ही निर्देशित किया है कि आवेदनों की जांच पड़ताल के बाद ही कोटा आवंटित किया जाए। आरक्षण कोटा में कंफर्म टिकट के लिए दिल्ली से फर्जी आवेदन दलालों के द्वारा भेजे जा रहे हैं। दरअसल स्पेशल ट्रेनों में भीड़ के बढ़ते ही दलालों की सक्रियता भी बढ़ गई है। दलाल रेलवे के आरक्षण कोटा में कंफर्म टिकट के लिए दिल्ली से गोरखपुर फर्जी आवेदन भेजने लगे हैं। इसके लिए रेल मंत्रालय के फर्जी लेटर पैड का उपयोग भी कर रहे हैं। रेलवे में आरक्षित टिकटों को लेकर आए दिन फर्जीवाड़ा सामने आता रहता है। इस बार रेल मंत्रालय ने जोनल स्तर पर रेलवे टिकटों के आरक्षण को लेकर फर्जीवाड़ा पकड़ा है और साफ तौर पर ये निर्देश दिए हैं कि जितने भी आरक्षण हो रहे हैं उन सब की पूरी तरीके से जांच कराई जाए, उसके बाद ही टिकट को कंफर्म किया जाए। रेलवे के आरक्षण कोटा के लिए गोरखपुर, बस्ती और गोंडा के यात्रियों का आवेदन दिल्ली से गोरखपुर आता है। आवेदन में सभी यात्री स्थानीय ही होते हैं। सवाल यह है कि इन यात्रियों का आवेदन दिल्ली से कौन भेजता है। गोरखपुर पुलिस ने गीडा इलाके से हरियाणा निर्मित 190 पेटी 9120 बोतल लगभग 5 लाख की कीमत की शराब के साथ तस्करों को गिरफ्तार किया है। शराब तस्कर कबाड़ की आड़ में शराब हरियाणा पलवल से लाद कर कुशीनगर के साथ ही बिहार पहुंचाने का कार्य करते हैं। पुलिस अब अवैध शराब बरामद करने के बाद तस्करी करने वाले मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार करने में लगी है। अध्यक्ष गीडा द्वारा एक अवैध शराब की अच्छी बरामदगी की गई है। 190 पेटी शराब की एक डीसीएम ट्रक में भरी हुई है और उसी से संबंधित ये 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। इनके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए आज इनको जेल भेजा जा रहा है। खबर कुशीनगर से है। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट निर्माण की एक और बाधा दूर हो गई है। एयरपोर्ट पर जाने के लिए बनने वाली नई सड़क की भूमि के अधिग्रहण को लेकर किसानों के साथ हुई प्रशासन की बैठक में जमीन देने पर किसानों ने सहमति दी है। कुशीनगर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उड़ान को लेकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा गहरी रुचि लेने के चलते यहाँ के निर्माण कार्य में तेजी आ गई है। हाल ही में यहाँ के टर्मिनल बिल्डिंग को लेकर शिलान्यास किया गया है। वहीं एयरपोर्ट जाने के लिए नए सड़क मार्ग के निर्माण को लेकर किसानों की भूमि भी अधिग्रहित करने की मुहिम शुरू हो गई है। हालांकि बहुत से किसानों ने भूमि देने पर अपनी सहमत दे दी है, लेकिन वे मुआवजे की धनराशि को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। वहीं प्रशासन का कहना है कि किसानों को उचित मूल्य दिया जा रहा है। जो तयशुदा सर्किलेट है लगभग 10,80,000 रुपये आसपास पर 4 डिसमिल का, उस पर जमीन अपनी देने के लिए तैयार है और प्रशासन लगभग 6,72,000 रुपये तक देने के लिए तैयार है। सरकार से ये चाहते हैं कि जो वर्तमान रेट चल रहा है उस पर हमको दिया जाए। ये पुराने सर्किट रेट पर दे रहे हैं, उस पर हमको पता नहीं आ रहा है कि हम हाईएस्ट से ज़्यादा नहीं जा सकते। प्रयास किया गया किसानों को समझाने का कि थोड़ा बहुत डेविएशन पे आने। कसिया तहसील सभागार में अपर जिलाधिकारी कुशीनगर और किसानों की हुई बैठक में किसानों की मांग थी कि उनको मुआवजा मार्केट वैल्यू के हिसाब से दिया जाए, क्योंकि उनकी यह भूमि नगरपालिका क्षेत्र की है। वहीं प्रशासन किसानों को सर्किट रेट के हिसाब से भुगतान करने की बात कह रहा है। किसानों को पता है कि हवाई अड्डे के निर्माण की सभी बाधाएं दूर हो चुकी हैं। ऐसे में मुआवजे को लेकर उनका दबाव रंग ला सकता है। कुशीनगर से दिनेश कुमार तिवारी। कुशीनगर में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक महिला के पिता ने ससुराल पक्ष के पट्टीदारों पर गला दबाकर मारने का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। कुशीनगर जिले के विष्णुपुरा थाना अंतर्गत धर्मपुर पर्वत गांव की निवासी एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। आनन फानन में महिला के पाटीदारों ने गांव से दूर सेवरही थाना क्षेत्र में स्थित स्मशान घाट पर शव को जला दिया। मृतका के पिता का कहना है कि इसके पति बाहर रहते हैं और यहां पाटीदारों ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी है। वहीं शिकायत के बाद घटनास्थल पर पहुंचे एडिशनल एसपी ने मुकदमा पंजीकृत कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया। दाब कर मुलाए हैं ये लोग, ब्लड उसको निकला है। दूसरा कोई थोड़ी मारे हैं, इनका पर्दार मारे हैं धन लूटने के लिए।
2 साल पहले शादी हुई थी और आज रात में उसकी मृत्यु हो गई है। तो इसकी जांच की जा रही है किन परिस्थितियों में इनकी मृत्यु हुई। एक तो ये, दूसरा जो है उसका जो है मायके वाले आ गए हैं, उनसे तहरीर लेकर के अभियोग पंजीकृत करके जिसका भी दोष होगा उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। पुलिस मृतका के मायके वालों के तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर सच्चाई का पता लगाने के लिए छानबीन में जुट गई है। खबर देवरिया से है, जहां पर राज्य विद्युत परिषद इंजीनियरिंग संगठन देवरिया ने जनपद के सभी विद्युत उपखंडों पर 2 घंटे का सांकेतिक धरना दिया और 17 सूत्रीय मांगों का पत्र भी सौंपा। राज्य विद्युत परिषद इंजीनियर संगठन ने आरोप लगाया कि सरकार पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम को बेचने की तैयारी कर रही है, जिसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। कर्मचारियों का आरोप है कि इससे विद्युत उपभोक्ताओं के साथ किसानों पर दोहरी मार पड़ेगी, बिल महंगे होंगे जिससे उपभोक्ताओं की कमर टूट जाएगी। हमारा ये विचार है कि निजीकरण इस आम जनता, गरीब किसान मजदूरों के हित में नहीं है। जो आज बिजली की बिल 4.5 से 5 रुपये बिल रही है, वो जब निजी कंपनियों, उद्योगपतियों के माध्यम से आएगी तो 10 से 12 रुपये आएगी। ये निजीकरण के खिलाफ जो है अपनी जो है लड़ाई लड़ रहे हैं, जिससे कि जो है ये ज्ञापन लोगों ने सौंपा है। इस ज्ञापन को जो है उचित माध्यम के द्वारा उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा। विद्युत वितरण निगम भले ही निजीकरण का विरोध कर रहा हो, लेकिन ऐसे हालात के लिए ये खुद भी जिम्मेदार है। वहीं सरकार घाटे में चल रही निगमों के निजीकरण की योजना तैयार कर चुका है और कभी भी उस पर अमली जामा पहना सकता है। खबर आजमगढ़ से है। आजमगढ़ में लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं के बीच आजमगढ़ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 25,000 के इनामी को गिरफ्तार कर लिया है। गश्त के दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक बदमाश जो लूट की वारदात में सम्मिलित था और 25,000 का इनामी बदमाश है, मेहनाजपुर की तरफ से वारदात को अंजाम देने जा रहा है। इस सूचना पर नाकाबंदी की गई और मुठभेड़ के दौरान उसे गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान आरोपी के पैर में गोली भी लगी, जिससे वो घायल हो गया। ये बहुत ही शातिर बदमाश है, जिस पर लगभग 1.5 दर्जन के लगभग लूट और अन्य संगीन धाराओं के मुकदमे पंजीकृत हैं। घायल अभियुक्त को अस्पताल भेजा गया है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। आजमगढ़ में लगातार आपराधिक घटनाओं को बदमाशों ने अंजाम दिया है। ऐसे में पुलिस ने एक सफलता तो हासिल कर ली है, लेकिन अभी और चौकन्ना रहने की जरूरत है, जिससे अपराधियों पर पूरी तरह से नकेल कसा जा सके। आजमगढ़ से रतन प्रकाश की रिपोर्ट। दोस्त के साथ अपना जन्मदिन मनाना युवक को महंगा पड़ गया, जिसकी कीमत उसे जान देकर चुकानी पड़ी। घटना के बाद जहां दोस्त घर पर सूचना देकर गायब है, वहीं पुलिस को अंदेशा है कि सड़क हादसे में मौत हुई है। हालांकि मौत का सच जानने के लिए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मामला आजमगढ़ के दीदारगंज थाना के अंतर्गत समसपुर मोलनापुर गांव का है, जहां युवक फौजदार यादव अपने पड़ोसी मित्र और दूर के रिश्तेदार अजय यादव के साथ अपना जन्मदिन मनाने गया हुआ था। बीती रात करीब 8 बजे घर से निकले फौजदार के घर करीब 11 बजे पहुंचकर खुद के फौजदार से मारपीट में घायल होने व फौजदार के वहीं मौके पर पड़े रहने की खबर सुनाई, लेकिन फौजदार के घर वालों हत्या का आरोप लगा रहे हैं। वहीं पुलिस पीएम रिपोर्ट के बाद मौत का कारण स्पष्ट होने की बात कर रही है। रात में जब वही आए हमको कि फौजदार से हमको मारा है, हमको खून बना, उनको खून बह रहा था, कहाँ वो तो हम नहीं देखे, वो भी पूरे कचरे से लथपथ थे। प्रथम रिश्ता देखने से लग रहा है कि वो कहीं अत्यंत शराब पीने का एक्सीडेंट हो जाने के कारण ये उनकी डेथ हुई है और इनके कान से और नाक से खून निकल रहा है और बाकी कहीं कोई जहरा चोट ऐसी नहीं दिखाई दे जो कहा जा सकता हो कि मर्डर हो। फिर भी पंचायतनामा भरा गया है, पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी भेजी गई है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस को आशंका है कि फौजदार और अजय दोनों शराब की नशे में बाइक पर थे और उसी में सड़क हादसा हुआ है। आजमगढ़ से रतन प्रकाश की रिपोर्ट। आजमगढ़ में नो चाइल्ड लेबर अभियान 1 सितंबर से 30 सितंबर तक जनपद में चलाया जा रहा है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग की रोकथाम की टीम गठन कर मार्केटिंग एरिया, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर, होटल ढाबा पर छापेमारी कर मजदूरी कर रहे बच्चों को कब्जे में लिया गया। आजमगढ़ के सिविल लाइन, रोडवेज व अन्य जगहों पर चाइल्ड लेबर चेकिंग अभियान चलाकर बच्चों से दुकान, प्रतिष्ठान, होटल, ढाबा, फैक्ट्री पर कार्य कराने वालों के खिलाफ श्रम विभाग व टीम द्वारा कार्रवाई की गई। चेकिंग के दौरान 6 बच्चों को कार्य करते पाया गया। इस दौरान उनके मालिकों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है।
छापेमारी किया। इसमें 6 बाल श्रमिक कार्यरत थे, उनको अवमुक्त कराया गया और उनके सेवा योजकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। और जवाब संतोषजनक न पाए जाने की दशा में उनके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। बाउंडेड लेबर एक्ट 1976 की धारा और चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 की धारा एवं अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 का समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई का कठोर नियम है। लेकिन इतनी तमाम धाराओं के बाद भी बाल श्रम पर लगाम लगाना बड़ी चुनौती बना हुआ है। आजमगढ़ से रतन प्रकाश की रिपोर्ट। खबर बस्ती के हरैया से है, जहां पर NH-28 पर बीती रात एक ट्रक ने 5 मजदूरों को रौंद दिया। हादसे में 3 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि बाकी दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है। कप्तानगंज थाना क्षेत्र के धर्म सिंहपुर महाराजगंज कस्बे के कुछ मजदूर पल्लेदारी के लिए हसीनाबाद पैकौलिया गए थे। देर रात काम निपटाने के बाद ट्रक पर सवार होकर लौट रहे थे, तभी संसारीपुर के पास एक ढाबे पर ट्रक ड्राइवर से हुए विवाद के बाद सभी मजदूर पैदल ही गांव के लिए चल पड़े थे। महाराजगंज के करीब पहुंचने ही वाले थे कि तभी एक अनियंत्रित ट्रक 5 मजदूरों को रौंदते हुए फरार हो गया। ये नहीं पता कौन ट्रक मारा, कैसे मारा, हम तो बेहोश हो गए हैं। बस हम लोग पैदल आ गए, बस यहाँ रास्ते में बस और बाकी नहीं जाने। महाराजगंज पुलिस चौकी के पास वहाँ पे ट्रक टक्कर मार दिया, 3 लोग आना स्पॉट खत्म हो गए। ये 2 लोग बचे गंभीर हालत में। सूचना पर हरैया पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को CSC कप्तानगंज भेजा गया। ये सभी लोग कप्तानगंज महाराजगंज धर्मसिंहपुर के रहने वाले हैं। इनका पंचायत तमा भर के पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है और तहरीर प्राप्त होते ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। हालांकि जिस ट्रक से हादसा हुआ है उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है, लेकिन अंदेशा इस बात का भी है कि मजदूरों को रौंदने वाला वो तो नहीं था जिससे इनका विवाद हुआ था। किसानों की आय दोगुनी करने को लेकर केंद्र और प्रदेश सरकार योजनाएं तो ला रही है, लेकिन जमीन पर ये सभी पूरी तरीके से फेल साबित हो रही। योजनाओं का लाभ नहीं मिलने से किसान परेशान है। किसानों की आय दुगनी करने के लिए केंद्र सरकार व राज्य सरकार भले ही गंभीर हैं, लेकिन कृषि विभाग के अधिकारी ही शासन की योजनाओं को पलीता लगा रहे हैं। बस्ती जिले में सरकार की गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कस्टम हायरिंग सेंटर व फॉर्म मशीनरी बैंक में करोड़ों का घोटाला का मामला सामने आया है। किसान और नौजवानों की समस्या को लेकर के दिया है। जैसा कि कृषि विभाग में निरंतर, चाहे वो कृषि यंत्र हो, चाहे बीज हो और चाहे वर्मी कंपोस्ट खाद हो, तमाम योजनाओं के नाम पर जो किसानों को अनुदान दे है उस पर बंदर बांट हो रहा है। तो हमने मांग किया है कि जिले में कितने वर्मी कंपोस्ट पिट के जरिए वर्मी कंपोस्ट का निर्माण हो रहा है उसका स्थलीय निरीक्षण कराया जाए तथा अनुदान की जांच कराई जाए। कृषि विभाग के भ्रष्टाचार को लेकर हजारों किसानों के समर्थन में अपर आयुक्त को ज्ञापन देकर कृषि विभाग के भ्रष्टाचार की जांच कराने की मांग की गई है। जो वर्मी कंपोस्ट का अनुदान है गांव-गांव में पूरे जिले में वितरित किया गया है और उसमें बड़े व्यापक पैमाने पे धांधली हुई है। वहीं इस संबंध में अपर आयुक्त ब्रिज किशोर ने कहा कि ज्ञापन के सभी बिंदुओं की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। तो कृषि विभाग से संबंधित अनियमितताओं का इन्होंने उपलब्ध कराया है, तो इसको हम संबंधित से कार्रवाई के लिए। किसानों ने अनियमितता की जांच के लिए अधिकारियों को ज्ञापन तो दे दिया है, अब इंतजार है तथ्यों की जाँच पर कार्रवाई का। खबर बलिया से है। रसड़ा कोतवाली में पारिवारिक विवाद को लेकर पुलिस को तहरीर दी गई, जिस पर आरोपी को पुलिस चौकी पर लाई और उसे बुरी तरह पीटा, जिस पर नाराज लोगों ने चक्का जाम कर दिया। मौके पर पहुंचे एसपी ने दोषी पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। रसड़ा कोतवाली पर आक्रोश में लोग पथराव कर रहे हैं। इनका आरोप है कि पुलिस ने थाने में दुर्व्यवहार किया है, लेकिन मौके पर पहुंचे एसपी ने दोषी पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है और अन्य के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जिसमें ज्ञापन आदि की कार्रवाई हो गई थी, किंतु बाद में कुछ अराजक तत्वों ने स्थिति को नियंत्रण से बाहर करते हुए पथराव कर दिया, जिसमें कुछ पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई। इस संदर्भ में उनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत होगा और उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।
तथा जिन पुलिस कर्मियों का दोष है जैसे चौकी इंचार्ज उनको निलंबित किया जाए। प्रदेश में पुलिस के द्वारा थाने में पिटाई का यह पहला मामला नहीं है, लेकिन स्थानीय लोगों की नाराजगी से यह मामला सबके सामने उजागर हो गया है। यूपी बोर्ड में गठित की गई करियर काउंसलिंग सेल की विधिवत शुरुआत हो गई है। पहले दिन 40 जिलों के 61 स्टूडेंट के करियर काउंसलिंग सेल के टोल फ्री नंबर पर फोन कॉल्स आए, जिनका समाधान विशेषज्ञों ने दिया। कोरोना काल में यूपी बोर्ड ऑनलाइन पढ़ाई करा रहा है। ऐसे में स्टूडेंट्स के सामने काफी समस्याएं आ रही हैं। इन स्टूडेंट्स की समस्याओं के समाधान के लिए ही यूपी बोर्ड ने 2 टोल नंबर फ्री नंबर जारी किए हैं, जिस पर स्टूडेंट्स कैरियर को लेकर विशेषज्ञों से सवाल पूछ रहे हैं। यहाँ पर एक हेल्पलाइन शुरू की गई है, जिसमें हमारे यहाँ से यूपी बोर्ड से एक प्रवक्ता शोध की और एक मनोविज्ञानशाला से प्रवक्ता जो है उनको लगाया गया है, और वो जो फ़ोन्स आते हैं बच्चों के उनके समाधान के लिए उनके समाधान का प्रयास करते हैं। यूपी बोर्ड के सचिव के मुताबिक पूरे कोरोना काल में कैरियर काउंसलिंग सेल चलाई जाएगी, ताकि स्टूडेंट्स की समस्याओं का विषय विशेषज्ञ और मनोविज्ञान के विशेषज्ञ समाधान कर उनका उचित मार्गदर्शन कर सकें। पुलिस कस्टडी से लापता हुए बीएचयू के छात्र शिव कुमार त्रिवेदी के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। मामले की सुनवाई कर रही हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने इस मामले में पुलिस अफसरों को 22 सितंबर तक लापता छात्र का पता लगाने का अल्टीमेटम देते हुए सीबीआई जांच कराए जाने का आदेश देने की चेतावनी दी है। अदालत में सुनवाई के दौरान आज वाराणसी के एसएसपी अमित पाठक पेश हुए। उन्होंने अपने हलफनामे में लापता छात्र शिव कुमार त्रिवेदी को लंका थाने में ले जाने से इनकार किया। इसके अलावा उन्होंने लंका थाने के 5 पुलिस वालों को लाइन हाजिर किए जाने की भी अदालत को जानकारी दी, लेकिन कोर्ट एसएसपी के हलफनामे से संतुष्ट नहीं हुई और उन्होंने एक कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने आज की सुनवाई में चूंकि पर्सनल रूप से फिजिकली प्रेजेंस हुए थे एसएसपी बनारस विद पर्सनल एफिडेविट, तो कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान उनके पर्सनल एफिडेविट को कहा कि दिस इज नथिंग मटेरियल इन दिस। सुनवाई के दौरान अदालत ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर 22 सितंबर तक शिव कुमार त्रिवेदी को खोजकर उसे सामने नहीं लाया गया तो इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जा सकती है। मामले की सुनवाई जस्टिस शशिकांत गुप्ता और जस्टिस समीम अहमद की डिवीजन बेंच में हुई। पूर्वांचल न्यूज में आज बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।